हेलो मेरे प्रिय साथियों, आप सब कैसे हैं। आशा करता हूं जहां भी होंगे स्वस्थ और मस्त होंगे। मैं हूं राजेंद्र और आपका अपना चैनल आरपीजीएस रिसर्च में स्वागत करता हूं। साथियों, यूपीएसआई के पेपर को देखते हुए भारतीय संविधान की क्लास की शुरुआत किया जा रहा है, क्योंकि यूपीएसआई में आपके 40 जीएस के प्रश्न आएंगे, जिसमें से भारतीय संविधान का अहम रोल होने वाला है। मेरे साथियों, आप दरोगा बाबू बनने वाले हैं तो आपको भारतीय संविधान का ज्ञान होना काफ़ी जरूरी है। तो मेरे साथियों, आज का जो यह क्लास है यह भारतीय संविधान का पहला क्लास है और पहले क्लास में हम देखेंगे कि राज्य क्या होता है। क्या भारत एक राज्य है या देश है या राष्ट्र है, आखिर क्या है। इसके अतिरिक्त हम देखेंगे कि राज्य बनने के लिए कितने तत्वों की आवश्यकता होती है, सरकार क्या होता है, संप्रभुता क्या होता है, संप्रभुता और राज्य में क्या संबंध होता है उसको देखेंगे, राज्य और देश क्या होता है उसको देखेंगे, राज्य और सरकार में अंतर क्या है उसको देखेंगे। तो मेरे साथियों, इन सभी जितने भी महत्वपूर्ण बिंदु है उस पर चर्चा करेंगे। तो आज का जो हमारा विषय है मेरे साथियों, मैंने लिख दिया हूं, देख लीजिएगा। आज हम किस पे चर्चा करने वाले हैं। पहला, राज्य क्या है यानी स्टेट किसे कहते हैं वह देखेंगे। क्या भारत एक राज्य है या देश है या क्या है, उस पे चर्चा होगा। राज्य की अवधारणा देखेंगे। राज्य के लिए 4 तत्व कौन कौन से जरूरी है उसको देखेंगे। सरकार क्या होता है उसको देखना है। सरकार के अंग, सरकार के कितने अंग होते हैं उस पर चर्चा करेंगे। सरकार और राज्य में क्या अंतर होता है उस पर चर्चा करेंगे। संप्रभुता या सॉवरेंटी क्या होता है उस पर चर्चा करना है। राज्य और देश में क्या अंतर है उस पर चर्चा करेंगे। राज्य और प्रांत में क्या अंतर है उस पर चर्चा करना है। राष्ट्र किसे कहते हैं, कौन सा राज्य राष्ट्र है, इस पे आज का क्लास पे चर्चा रहेगा। तो मेरे साथियों, आइए पहले हम राज्य देखते हैं कि राज्य क्या होता है। तो एक पॉइंट इसमें लिखते हैं, एक पॉइंट लिखिएगा। मॉडर्न, MODERN लिखिएगा। मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी, मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी, पॉलिटिकल थ्योरी, मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी में बताया गया है कि, बताया गया है कि, बताया गया है कि राज्य को, राज्य को स्टेट, राज्य को स्टेट लिखा जाएगा। पहले आप लिख लीजिए, इसके बाद मैं इसको समझाता हूं इस लाइन का क्या मतलब होगा। राज्य को स्टेट लिखा जाएगा, लिखा जाएगा, जबकि, जबकि, जबकि जो, जो सिद्धांतगत, सिद्धांतगत, सिद्धांतगत राज्य नहीं है, राज्य नहीं है, नहीं हैं, उन्हें, राज्य नहीं हैं, उन्हें, उन्हें स्टेट, स्टेट लिखा जाएगा, लिखा जाएगा। तो राज्य का वर्तमान पॉलिटिकल थ्योरी में यह बताया गया है कि जो राज्य है उसे स्टेट लिखा जाएगा और जो राज्य नहीं है उसे स्टेट लिखा जाएगा। मतलब यदि मैं कहूँ कि सर, आप कहेंगे कि सर ये लिखवाएं क्या है कि मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी, वर्तमान जो आधुनिक पॉलिटिकल थ्योरी है उसमें बताया गया है कि राज्य को स्टेट लिखा जाएगा, जबकि जो सिद्धांतगत राज्य नहीं है उसे स्टेट लिखा जाएगा। मतलब आप कहना क्या चाहते हैं, तो सुनिए।
बहुत ही इसमें लॉजिक है और यह शायद पहली बार आप जानेंगे कि अच्छा ऐसा भी है क्या। तो आइए देखिए मेरे साथियों, राज्य के लिए 4 तत्वों का होना जरूरी है। पहला कहता है भूभाग होना चाहिए, दूसरी जनसंख्या होनी चाहिए, तीसरा संप्रभुता होना चाहिए और चौथा सरकार होना चाहिए। यह जो 4 तत्व हैं, यदि यह 4 तत्व जिसके पास रहेगा उसे राज्य कहेंगे। तो यह 4 तत्व भारत के पास है तो भारत एक राज्य है, ठीक। जबकि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, गुजरात, राजस्थान, तमिलनाडु, कर्नाटक जितने 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनके पास एक तत्व तो नहीं है, इसलिए वह राज्य की श्रेणी में नहीं आते हैं। संवैधानिक दृष्टि से मैं बोल रहा हूं, यहां पे देखेंगे उसके दृष्टि से मैं बोल रहा हूं। अभी मैं इसको सब कुछ लिखवाऊंगा, लेकिन उत्तर प्रदेश राज्य की श्रेणी में नहीं आता है, भारत राज्य की श्रेणी में आता है, ठीक है। तो देखिए मैं बोल रहा हूं कि भारत राज्य की श्रेणी में आता है, तो राज्य को हम क्या लिखेंगे, स्टेट लिखेंगे, ठीक है। तो स्टेट क्या कैसे लिखेंगे मेरे साथियों, यहां पे एस जो है वह कैपिटल लेटर में लिखे हैं, अर्थात जो राज्य है और राज्य के लिए स्टेट जो लिखा जाता है उसमें कैपिटल लेटर से शुरुआत किया जाता है, जबकि जो राज्य नहीं है उसमें स्मॉल लेटर से शुरुआत किया जाता है। अर्थात भारत एक राज्य है, इसलिए स्टेट भारत लिखा जाएगा, मतलब कैपिटल लेटर में स्टेट लिखा जाएगा, एस रहेगा। जबकि उत्तर प्रदेश क्या है, राज्य नहीं है, तो मेरे साथियों उसके साथ उत्तर प्रदेश के साथ ये यदि आप स्टेट लिखते हैं तो स्मॉल लेटर में एस लिखेंगे। यदि आप गूगल पे जाइए और सर्च करेंगे, यदि आप गूगल पे जाके सर्च करेंगे तो स्टेट ऐसे मिलेगा, ठीक है। भारत लिखेंगे, भारत ऐसे मिलेगा आपको। गूगल पे यदि आप सर्च करते हैं तो स्टेट यानी जो एस रहेगा यह कैपिटल लेटर में रहेगा, ठीक है। और गूगल पे जाके सर्च करिएगा स्टेट उत्तर प्रदेश तो एस ऐसे रहेगा, छोटा लेटर में रहेगा, स्मॉल लेटर में रहेगा, स्टेट ऐसे लिखा रहेगा, ठीक है। तो एक बार आप पढ़ के जाइएगा गूगल पे और सर्च करिएगा क्या सर जो पढ़ा रहे हैं वह सही पढ़ा रहे हैं या गलत पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो यह आपको मालूम होना चाहिए कि जो भारत है उसके पास 4 तत्व तो है, जबकि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के पास 4 तत्व तो नहीं है। इसलिए यदि यहाँ पे एमपी भी लिखेंगे तो यहाँ पे एमपी स्टेट स्मॉल रहेगा और यहाँ पे एमपी ऐसे लिखा रहेगा। और जब यदि स्टेट पाकिस्तान भी लिखते हैं तो आप स्टेट को जब भी लिखेंगे तो एस जो रहेगा यह कैपिटल लेटर में रहेगा। तो आइए एक बार रिपीट कर देता हूं, ध्यान से देख लीजिएगा। मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी में बताया गया है कि राज्य को कैपिटल एस स्टेट लिखा जाएगा, स्टेट में जो आपका एस रहेगा वह कैपिटल लेटर में रहेगा, जबकि जो सिद्धांतगत राज्य नहीं है यानी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान, ठीक है, गुजरात की बात करेंगे या जितने 28 राज्य हैं वह राज्य की श्रेणी में नहीं आते हैं, तो उन्हें स्टेट यदि आप लिखते हैं तो स्मॉल लेटर से शुरुआत करेंगे। जैसे मैं स्टेट भारत, स्टेट उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो भारत जब लिखेंगे तो यहाँ पे कैपिटल लेटर में स्टेट हो जाएगा, यहाँ पे स्मॉल लेटर में स्टेट होगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं, स्टेट तो जान लें कि स्टेट क्या होता है। अब स्टेट की अवधारणा देखते हैं। इसको मेरे साथियों मिटा देता हूँ, एक एक पॉइंट पे चर्चा करेंगे और जिस पॉइंट को पढ़ लेंगे उसको ट्रिक लगा दे रहे हैं। तो स्टेट को पढ़ लिए, अब आते हैं स्टेट की अवधारणा। अब स्टेट की अवधारणा देखते हैं कि स्टेट की क्या अवधारणा है। तो हेडिंग बनाइएगा आप लोग, स्टेट की अवधारणा। हमारा दूसरा पॉइंट है, लिखते हैं राज्य की अवधारणा। राज्य की अवधारणा।
तो मेरे साथियों राज्य की 2 अवधारणा है, यह ध्यान रखिएगा। राज्य की कितनी अवधारणा है? 2 अवधारणा है। कोई पूछे कि राज्य की कितनी अवधारणा है, तो 2 अवधारणा है। आइए देखते हैं। पहला है संवैधानिक अवधारणा। संवैधानिक अवधारणा और दूसरा है मेरे साथियों राजनैतिक अवधारणा। राजनैतिक अवधारणा, यह ध्यान में रखिएगा। तो राज्य की कितनी अवधारणा है? 2 अवधारणा है। एक है संवैधानिक अवधारणा और दूसरा है क्या? राजनैतिक अवधारणा। संवैधानिक अवधारणा का मतलब जो संविधान में लिखा गया है उसे हम कहते हैं संवैधानिक अवधारणा। तो मेरे साथियों राज्य की अवधारणा भारतीय संविधान में कहीं लिखा गया है और राज्य की परिभाषा भी दिया गया है। क्या आपको पता है? यदि पता है तो आप अपने मुंह से वहीं पे बोलिएगा कि हाँ सर, इस अनुच्छेद में राज्य की परिभाषा दिया गया है। यदि नहीं पता है तो नो डाउट जान लीजिए किस अनुच्छेद में राज्य की परिभाषा है। तो मेरे साथियों अनुच्छेद 12 में, किसमें? 12 में राज्य की परिभाषा दिया गया है। राज्य की परिभाषा, ठीक है। तो जब आप मौलिक अधिकार पढ़ते हैं, मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है? तो आपका 12 से लेकर 35 तक है। और जैसे ही आप मौलिक अधिकार का 12 अनुच्छेद पढ़ते हैं तो उसमें राज्य की परिभाषा देखते हैं। राज्य की परिभाषा में क्या आता है? हम किस अनुच्छेद में पढ़ते हैं? 12 में पढ़ते हैं। संसद राज्य की परिभाषा में आता है। जो राज्य के विधानमंडल हैं, जो विधानसभा और विधान परिषद और राज्यपाल, वह भी राज्य की परिभाषा में आते हैं। जो ग्राम पंचायत है वह भी राज्य की परिभाषा में आता है। जो नगर पालिका है वह भी आपके राज्य की परिभाषा में आता है। संघ लोक सेवा आयोग है, यह भी राज्य की परिभाषा में आता है। LIC है वह भी राज्य की परिभाषा में आता है। सैनिक स्कूल है, यह भी राज्य की परिभाषा में आता है। तो बहुत सारे ऐसी संस्थाएं हैं जो राज्य के परिभाषा के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो इसको तो हम बाद में पढ़ेंगे, हमें पढ़ना है राजनैतिक अवधारणा। आइए अब चर्चा करते हैं राजनैतिक अवधारणा पे। यह लिखते हैं, यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्य है। यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्य है। राज्य के लिए 4 तत्व का होना आवश्यक है। तो मेरे साथियों यदि कभी आपसे पूछे कि राज्य की कितनी अवधारणा है, तो 2 है। पहला संवैधानिक अवधारणा। संवैधानिक अवधारणा का मतलब जो संविधान में लिखा गया कि राज्य की परिभाषा क्या होता है उसे संवैधानिक अवधारणा कहते हैं। भारतीय संविधान के भाग 12 में राज्य की परिभाषा दिया गया है, यह हुआ हमारा क्या? संवैधानिक अवधारणा, ठीक है। राजनैतिक अवधारणा में कहता है यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्य है। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे एक मानक बताया गया है कि यदि जिस देश के पास 4 तत्व होते हैं उसे हम राज्य के श्रेणी में रखेंगे। यदि 4 तत्वों में से एक भी तत्व नहीं रहता है तो उसे हम राज्य के श्रेणी में नहीं रखेंगे, ठीक है। यह किस पे है? यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बात कह रहा है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो राज्य के लिए कितने तत्वों की आवश्यकता है? 4 तत्वों की आवश्यकता है, ठीक है। इसको मिटाते हैं और देखते हैं कि राज्य के लिए 4 तत्व कौन कौन से हैं। तो राज्य की अवधारणा हम देख लिए, दूसरा टॉपिक भी आज देख लिए। अब हमको तीसरा देखना है, राज्य के लिए अनिवार्य 4 तत्व। इसको मिटाते हैं, आप लिखते भी रहिएगा।
एकदम जीरो लेवल से आपको हीरो लेवल तक, दरोगा तक की पढ़ाई करवाऊंगा, ध्यान रखिएगा मेरे साथियों, ठीक है। आइए देखते हैं, लिखते हैं राज्य के लिए, हेडिंग बना लीजिएगा, राज्य के लिए, राज्य के लिए चार तत्व अनिवार्य, राज्य के लिए चार तत्व अनिवार्य। अब चार तत्व कौन कौन से हैं, पहले वह लिख लीजिएगा, जानिएगा कि चार तत्व कौन कौन से हैं। यदि आप जानते हैं तो जहाँ पे हैं वहीं पे बोलिए कि चार तत्व कौन कौन से हैं। पहला लिखते हैं जनसंख्या, जनसंख्या का होना जरूरी है, एक तो तत्व यह कहता है। दूसरा देखते हैं, पहले नंबर लिख लेते हैं, 2, यह हो गया 3 और यह हो गया 4। अब लिखते हैं, तो दूसरा क्या तत्व होना चाहिए, भूभाग होना चाहिए मेरे साथियों, क्या, भूभाग। तो राज्य के लिए पहला तत्व जनसंख्या, दूसरा तत्व भूभाग और तीसरा तत्व सरकार होना चाहिए, सरकार होना चाहिए। और चौथा तत्व आपका संप्रभुता, संप्रभुता, संप्रभुता होना चाहिए, यह ध्यान में रखिएगा। तो राज्य के लिए कितने तत्वों की आवश्यकता है, चार तत्व, पहला जनसंख्या, दूसरा भूभाग, तीसरा सरकार, चौथा आपकी संप्रभुता। आइए एक एक बिंदुओं पे चर्चा करते हैं कि जनसंख्या का मतलब क्या है, भूभाग का मतलब क्या है, सरकार का मतलब क्या है और संप्रभुता का मतलब क्या है। क्या यह भारत के पास है, क्या यह उत्तर प्रदेश के पास है, क्या यह बिहार के पास है चार तत्व, कि किसके पास है, इस पे भी चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं मेरे साथियों, जनसंख्या, पहले हम चर्चा करेंगे किस पे, जनसंख्या पे। जनसंख्या, यदि हम बात करें मेरे साथियों जनसंख्या पे, तो भारत की जो जनसंख्या है पूरे विश्व में पहले स्थान पे है। नई जनगणना, अभी तो नया जनगणना नहीं हुआ है, लेकिन वर्तमान में सर्वे के अनुसार बताया गया है कि भारत की जनसंख्या पूरे विश्व में पहले स्थान पे है, ठीक है। और किसको पछाड़ा है, तो चीन को पछाड़कर, ठीक है ना, पीछे छोड़कर भारत जनसंख्या में पहला स्थान हासिल किया है, ठीक है, यह ध्यान रखने वाली बात है। और यदि किसी आपके 28 राज्यों में पूछ दे कि भारत के 28 राज्यों में से किस राज्य की जनसंख्या सबसे अधिक है, तो उत्तर प्रदेश की हो जाएगी, ठीक है। तो लिखिए, इसका पहला पॉइंट लिख लेते हैं, भारत की जनसंख्या पूरे विश्व में प्रथम स्थान पे है, प्रथम स्थान पर है, प्रथम स्थान पर है, जबकि दूसरे स्थान पर चीन है। यह ध्यान रखिएगा आप, पहले स्थान पे कौन हो गया है, भारत, और दूसरे स्थान पे कौन है, अब चीन है। तो इतना जानिए कि भारत की एक जनसंख्या है। यदि मैं कहूँ क्या उत्तर प्रदेश के पास जनसंख्या है, तो कहेंगे कि हाँ सर बहुत ज़्यादा जनसंख्या है, इतना ज़्यादा है कि एक देश बन सकता है, ठीक है। क्या बिहार के पास जनसंख्या है, तो बिहार के पास भी अच्छा खासा जनसंख्या है। क्या मध्य प्रदेश के पास जनसंख्या है, तो मध्य प्रदेश के पास भी जनसंख्या है। तो हर एक जो आपका प्रांत है, यानी भारत के जो 28 प्रांत है, प्रत्येक प्रांत की जनसंख्या है, कुछ ना कुछ जनसंख्या है। अब आते हैं भूभाग पे, ठीक है, भूभाग पे यहां से साथियों दरोगा में प्रश्न पूछा जा सकता है, ठीक है।
यूपीएसआई में यहाँ से प्रश्न बन सकता है, वह प्रश्न को मैं बताऊंगा लास्ट में कि प्रश्न कहाँ बनेगा, ठीक है। तो इसको भूभाग को देखिए मेरे साथियों, भारत का एक भौगोलिक विस्तृत क्षेत्र भी है। यदि हम बात करें कि भारत का विस्तार कुल कितना है, कुल कितना क्षेत्रफल है भारत का विस्तार, तो 32,87,263, ठीक है, 263 वर्ग किलोमीटर में भारत का विस्तार है। और पूरे विश्व में देखें कि क्षेत्रफल की दृष्टि से पूरे विश्व में चौथे स्थान पे है, तो 7वें स्थान पे भारत है। तो यह ध्यान में रखिएगा। तो मेरे साथियों, भारत का एक विस्तृत भौगोलिक क्षेत्र भी है। पहले लिखते हैं भारत का एक विस्तृत भौगोलिक क्षेत्र भी है जिसका विस्तार 32,87,263 वर्ग किलोमीटर में है। तो ध्यान रखिएगा, भारत का एक विस्तृत भौगोलिक क्षेत्र भी है जिसका विस्तार कितना है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। और यह एक पॉइंट और लिख लीजिएगा, और यह पूरे विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वें स्थान पे हैं, 7वें स्थान पर हैं। तो भारत का एक विस्तृत भौगोलिक क्षेत्र भी है जिसका विस्तार कितना है मेरे साथियों, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। और यह पूरे विश्व में क्षेत्रफल के लिहाज से चौथा बड़ा देश है, तो 7वां सबसे बड़ा देश है। यह ध्यान में रखिएगा। अब आते हैं सरकार पे, चर्चा करते हैं सरकार पे कि सरकार क्या है, ठीक है। तो राज्य के अनिवार्य तत्व तो देख रहे हैं, जिसमें से हम भूभाग क्या होता है उस पे चर्चा कर लिए, जनसंख्या क्या होता है उस पे चर्चा कर लिए। अब आते हैं सरकार पे, ठीक है। सरकार मेरे साथियों, सरकार और राज्य में अंतर क्या होता है एक ही साथ देख लेते हैं, ठीक है। सरकार और राज्य में अंतर, यह जब देख लेंगे तो सरकार के अंग देखेंगे कि सरकार के कितने अंग हैं। यदि मेरे साथियों कोई आपसे पूछे कि सरकार क्या है, एक लाइन में बताओ, तो मेरे साथियों सरकार एक मूर्त रूप है, अर्थात सरकार को देखा जा सकता है, जबकि राज्य एक अमूर्त रूप है, राज्य को देखा नहीं जा सकता है। सरकार अस्थाई नहीं है, ठीक है, अर्थात अस्थाई है। सरकार 5 साल में बदल जाती है, लेकिन मैं कहूं कि क्या राज्य बदल जाएगा, तो आप कहेंगे कि नहीं, हम भारत के नागरिक हैं तो भारत के ही रहेंगे। यह नहीं होगा कि 5 साल के बाद पाकिस्तान के हो जाएंगे, उसके बाद अफगानिस्तान के, उसके बाद चाइना के हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो सरकार अस्थाई है जबकि राज्य अस्थाई है। सरकार का आकार छोटा है जबकि राज्य का आकार बड़ा है। यह 3 पॉइंट काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा मेरे साथियों। एक भूभाग में एक आपका पॉइंट छूट गया है, पहले उसको लिख लीजिएगा,
तब लिखेंगे। हम सरकार और राज्य के अंतर देखेंगे। पहले भूभाग में एक पॉइंट लिख लीजिएगा, समुद्र समुद्र में राज्य का अधिकार समुद्र में राज्य का अधिकार 15 नाटिकल तक होता है। यह पॉइंट छूट गया है और यहां से प्रश्न यही पूछा जा सकता है आपसे। मेरे दिमाग से निकल गया था लेकिन मैं बता दिया हूं, तुरंत दिमाग में आया तो कहूं कि लिखवा दूं भाई, क्योंकि मैं बोला हूं कि एक प्रश्न यहां से पूछा जा सकता है। वह प्रश्न यही है कि समुद्र में संवैधानिक दृष्टि से जो राज्य समुद्र के किनारे लगे हैं उनका समुद्र में अधिकार कहां तक होता है, कितने नाटिकल तक होता है, और ऑप्शन दे दे 10 नाटिकल, 12 नाटिकल, 15 नाटिकल और 18 नाटिकल। तो हमारा सही क्या हो जाएगा आपका 15 नाटिकल। ठीक है, समुद्र की जो दूरी होती है वह नाटिकल से नापा जाता है। ठीक है, यह ध्यान रखिएगा। तो लगभग एक नाटिकल में 1.5 किलोमीटर होता है, समथिंग होता है आपका। ध्यान में रखिएगा, आप देख लीजिएगा सर्च करके कि एक नाटिकल में कितना किलोमीटर होता है, उसके हिसाब से आपका चयन कर लीजिएगा। लेकिन यदि संवैधानिक दृष्टि से देखें तो समुद्र में जो समुद्र के किनारे राज्य हैं उनका अधिकार समुद्र में कितना नाटिकल तक होता है, तो 15 नाटिकल तक होता है। ध्यान रखिएगा इस बात को। अब आते हैं सरकार और राज्य में अंतर देखते हैं कि सरकार और राज्य में क्या अंतर होता है। तो लिखिएगा सरकार एक मूर्त रूप है, जबकि राज्य अमूर्त रूप है। यह ध्यान रखिएगा, सरकार एक मूर्त रूप है जबकि राज्य एक अमूर्त रूप है। सरकार को देखा जा सकता है, तो जिसे देखा जा सकता है उसे हम क्या करते हैं, मूर्त रूप है। सरकार क्या है, सरकार को देख सकते हैं कि कैसी सरकार है, निकम्मी सरकार है कि अच्छी सरकार है, यह देखा जा सकता है। ठीक है, वर्तमान की जो सरकार है बीजेपी की सरकार है, इस पे आपका मन में कुछ तो विचार होगा ना कि अच्छी सरकार है कि बेकार सरकार है। आप खुद जानते हैं, खुद डिसाइड कर सकते हैं। तो सरकार क्या है, मूर्त रूप है, सरकार को देखा जा सकता है, जबकि राज्य क्या है, अमूर्त है, नहीं देखा जा सकता है, नहीं देखा जा सकता है। यह ध्यान रखिएगा, नहीं देखा जा सकता है। ठीक है, एक यह पॉइंट हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। सरकार अस्थाई है, जबकि राज्य अस्थाई है। यह ध्यान रखिएगा, सरकार क्या है, 5 साल के बाद सरकार बदल भी सकती है, जबकि राज्य नहीं बदल सकता है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। यह पहला पॉइंट, यह दूसरा पॉइंट, अब यह तीसरा पॉइंट। सरकार का आकार छोटा है, सरकार का आकार छोटा है, जबकि राज्य का आकार बड़ा है। ठीक है,
राज्य का आकार कैसा है? छोटा है, जबकि राज्य का आकार बड़ा है। सरकार का आकार छोटा है जबकि राज्य का आकार बड़ा है। ठीक है, यह पॉइंट को ध्यान में रखिएगा। यहाँ से प्रश्न बन सकता है, कथन निष्कर्ष यदि मान लीजिए आपको फंसाना चाहता है राज्य में ही, तो यहाँ से दे सकता है कि सरकार मूर्त है या अमूर्त है, यह ऑप्शन दे सकता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, सरकार मूर्त है जबकि राज्य अमूर्त है, सरकार अस्थायी है जबकि राज्य अस्थायी है, सरकार का आकार छोटा है जबकि राज्य का आकार बड़ा है। अब आते हैं हम सरकार के अंग देखते हैं, इसको जानना काफ़ी जरूरी है। सरकार के अंग, तो सरकार के कितने अंग हैं? ठीक है, सरकार के यदि अंग कोई पूछता है कि सरकार के कितने अंग हैं तो क्या बताएंगे? तो सरकार के मेरे साथियों 3 अंग हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। एक चौथा अंग भी कहा जाता है और चौथा अंग प्रेस को कहा जाता है। ठीक है, तो कोई आपसे बोले कि सरकार का चौथा अंग किसे कहते हैं, तो प्रेस को, ठीक है, मीडिया को कहा जाता है, ध्यान में रखिएगा। तो पहले देखते हैं, सरकार का पहला अंग है कार्यपालिका, कार्यपालिका, कार्यपालिका है। दूसरा क्या है? दूसरा अंग क्या है? विधायिका, विधायिका है। और तीसरा अंग है न्यायपालिका, न्यायपालिका। और चौथा अंग माना जाता है, यह लिख सकते हैं, यह अंग है, चौथा अंग माना जाता है, माना जाता है। किसे माना जाता है? प्रेस को माना जाता है, प्रेस, मीडिया, मीडिया को माना जाता है। अब आइए जो 3 अंग हैं पहले इस पे चर्चा करते हैं, तब हम प्रेस पे चर्चा करेंगे। मेरे साथियों, कार्यपालिका का कार्य, पहले इन तीनों अंग का कार्य देखते हैं कि कार्यपालिका का कार्य क्या होता है, विधायिका का कार्य क्या होता है और न्यायपालिका का कार्य क्या होता है। तो मेरे साथियों, विधायिका, पहले हम विधायिका पे चलते हैं। विधायिका का कार्य विधि का निर्माण करना, विधि का निर्माण करना, विधि का निर्माण करना विधायिका का कार्य होता है। विधि का संचालन करना किसका कार्य होता है? कार्यपालिका का। विधि का, विधि का संचालन करना, संचालन करना, पहले लिख लेते हैं, लिखने के बाद समझते हैं। विधि का संचालन करना मतलब यदि भारत में यदि कानून बनाना है तो कानून कौन बनाता है? विधायिका। और कानून यदि बन गया उसका पालन कौन करवाता है? कार्यपालिका। यदि कोई उस कानून का पालन नहीं करता है तो दंड देने का अधिकार किसको है? न्यायपालिका को है। अब देखते हैं कि कार्यपालिका में कौन कौन आते हैं, विधायिका में कौन कौन आते हैं और न्यायपालिका में कौन कौन आते हैं। मेरे साथियों, सर्वप्रथम विधायिका को देखेंगे कि विधायिका में कौन कौन आते हैं। तो विधायिका में राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा आता है। ठीक है, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। राष्ट्रपति का प्रावधान यदि देखेंगे सर्वप्रथम तो अनुच्छेद 52 में है कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा और भारत का प्रथम नागरिक कौन होगा? राष्ट्रपति ही होगा। अनुच्छेद 80, यदि आप अनुच्छेद 80 पढ़ेंगे तो उसमें आप क्या पढ़ते हैं? राज्यसभा पढ़ते हैं। ठीक है, राज्यसभा पढ़ते हैं। और अनुच्छेद यदि आप 81 पढ़ेंगे तो वहाँ पे आप लोकसभा पढ़ेंगे। तो जो विधायिका है वह 3 लोगों से मिलकर बनता है। ठीक है, विधायिका अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 80 और अनुच्छेद 81। और यह जब तीनों लोग मिलते हैं तो एक संस्था का निर्माण होता है जिसको हम कहते हैं संसद। 3 अंग के मिलने से संसद का निर्माण होता है जिसमें से राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। लेकिन संसद के कितने सदन होते हैं? तो संसद के 2 सदन हैं, एक है राज्यसभा
और दूसरा है लोकसभा। अब आते हैं कार्यपालिका पे, थोड़ा सा इसको मिटा देते हैं क्योंकि कार्यपालिका में जगह चाहिए, ठीक है, इतना लिख लीजिएगा आप। अब आते हैं कार्यपालिका में। मेरे साथियों, कार्यपालिका को दो भागों में बांटा जा सकता है। पहला, राजनैतिक कार्यपालिका, राजनैतिक, थोड़ा सा गलती हो गया है, ध्यान रखिएगा, राजनैतिक कार्यपालिका, और दूसरा है प्रशासनिक कार्यपालिका, ठीक है। राजनैतिक कार्यपालिका है और प्रशासनिक कार्यपालिका है। राजनैतिक जो कार्यपालिका है इसे हम बोलते हैं अस्थायी कार्यपालिका, ठीक है, और प्रशासनिक जो कार्यपालिका है इसे बोलते हैं अस्थायी कार्यपालिका। यह ध्यान रखने वाली बात है, ठीक है। कार्यपालिका के कितने अंग हैं? इसमें दो, राजनैतिक कार्यपालिका, प्रशासनिक कार्यपालिका। राजनैतिक कार्यपालिका अस्थायी है जबकि प्रशासनिक कार्यपालिका अस्थायी है। राजनैतिक कार्यपालिका में कौन कौन आते हैं पहले उसको देखिएगा। पहले राष्ट्रपति आएंगे, ठीक है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति आते हैं, ठीक है, महान्यायवादी, प्रधानमंत्री आते हैं, प्रधानमंत्री आते हैं, मंत्रिपरिषद, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। कार्यपालिका के अंग हैं, कार्यपालिका के दो भागों में बांटे हैं, राजनैतिक कार्यपालिका, प्रशासनिक कार्यपालिका। राजनैतिक कार्यपालिका अस्थायी है और अस्थायी में देख रहे हैं राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, महान्यायवादी, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, ठीक है मेरे साथियों। उसी तरह प्रशासनिक कार्यपालिका जो अस्थायी है इसमें आते हैं नौकरशाह, जो आईएएस और आईपीएस जो होते हैं, आईएएस जो आईपीएस होते हैं, इन्हें शामिल किया जाता है प्रशासनिक कार्यपालिका में, ठीक है। तो मेरे साथियों, कार्यपालिका के अंग हैं राजनैतिक कार्यपालिका और प्रशासनिक कार्यपालिका। यही मिलकर संस्था क्या करती है? विधि का संचालन करवाने का कार्य करती है, ठीक है। लेकिन जो राजनैतिक कार्यपालिका है यह बदल सकते हैं, ठीक है, जबकि प्रशासनिक जो कार्यपालिका है यह बदलते नहीं हैं, एक समय के बाद बदलेंगे, 60 साल के बाद बदलते हैं, जबकि यह जो हैं यह 5 साल के बाद बदल जाते हैं, जिनमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, महान्यायवादी, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद। कुछ ऐसे अंग हैं, यदि आप देखें प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद, यह विधायिका के भी अंग होते हैं और कार्यपालिका के भी अंग होते हैं। जो कार्यपालिका का हेड है, ठीक है, जो प्रधान है, उन्हें हम राष्ट्रपति के नाम से जानते हैं। तो जो कार्यपालिका का प्रधान है उसे क्या कहते हैं? राष्ट्रपति कहते हैं। यह ध्यान में रखने वाली बात है। लेकिन राष्ट्रपति भी अस्थायी नहीं होता है, वह अस्थायी अपने पद पे बना होता है। लेकिन विधियों का संचालन करने का हेड जो है वह राष्ट्रपति हैं, उपराष्ट्रपति हैं, महान्यायवादी हैं, प्रधानमंत्री हैं, मंत्रिपरिषद हैं। जबकि प्रशासनिक में आईएएस, आईपीएस और इनके कर्मचारी होते हैं, ठीक है। जो एक कचहरी का चपरासी है वह भी कार्यपालिका के एक अंग में आता है, ठीक है। तो उसका भी कार्य दायित्व क्या बनता है? विधियों का संचालन करवाना, यह ध्यान में रखिएगा। अब दंड देने में कौन आएगा? तो दंड देने में आपका सबसे बड़ा भाई है सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। यदि कोई विधि का उल्लंघन करता है तो उसे दंड देने का कार्य कौन करता है? न्यायपालिका। और न्यायपालिका में सबसे बड़े भाई के तौर पे बैठे कौन है? सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के बाद छोटे भाई हाई कोर्ट, हाई कोर्ट के छोटे भाई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, ठीक है ना। यह ध्यान में रखने वाली बात है। तो सरकार के कितने अंग हैं? 3 हैं। और चौथा अंग किसे कहा जाता है? प्रेस को कहा जाता है। और इसका प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 19(1) खंड ए आपका क्लास 1 सब क्लास ए में है।
1 में है, ठीक है ना। तो यह ध्यान में रखिएगा, 1 और ए में है, सब क्लास ए में है, ठीक है। तो क्लास 1 सब क्लास ए में आपका प्रेस मीडिया दिया गया है, ठीक है। मीडिया का भी स्वतंत्रता का अधिकार है, प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार है, और इसे सरकार का चौथा स्तंभ माना जाता है। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, और नेक्स्ट है संप्रभुता, सॉवरेंटी। सॉवरेंटी क्या होता है उस पे चर्चा करते हैं। सॉवरेंटी से प्रश्न बन सकता है कि क्या है सॉवरेंटी, संप्रभुता क्या होता है। यही मेरे साथियों है जो उत्तर प्रदेश के पास नहीं है, इसलिए उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, गोवा, यह जितने भी आपके 28 राज्य हैं, बस एक तत्व नहीं है, इसलिए वह राज्य नहीं बन सकते हैं, जिसका नाम है संप्रभुता या सॉवरेंटी। तो यह किस चिड़िया का नाम है, आइए जानते हैं यह क्या है सॉवरेंटी, तो उस पे चर्चा अब करेंगे। तो आइए चर्चा करते हैं, पहले हेडिंग डाल लेते हैं, संप्रभुता। संप्रभुता या इसको बोलते हैं क्या, सॉवरेंटी। सॉवरेंटी, ठीक है, सॉवरेंटी, संप्रभुता या सॉवरेंटी। मेरे साथियों, संप्रभुता को इंग्लिश में सॉवरेंटी बोलते हैं, और सॉवरेंटी सुपर एनस शब्द से निकला है, ठीक है। यह सुपर एनस शब्द से निकला है, और यह लैटिन भाषा का शब्द है, ठीक है। और सुपर एनस को यदि आप दो भागों में तोड़ते हैं, तो सुपर का अर्थ होता है सर्वोच्च, और एनस का अर्थ होता है सत्ता या शक्ति, ठीक है। यदि आप दोनों को मिला देते हैं तो सर्वोच्च सत्ता या शक्ति। तो कोई आपसे पूछे कि संप्रभुता का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो संप्रभुता का शाब्दिक अर्थ सर्वोच्च सत्ता या शक्ति होता है, ठीक है। पहले इतना लिखते हैं, फिर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। मेरे साथियों, यहां से आपका प्रश्न बनता है, इसको आप इंपॉर्टेंट कर सकते हैं। संप्रभुता पेपर में पूछा जाता है, वह एक पॉइंट है जो यहां से पूछा जाता है, उसको मैं बताऊंगा, ठीक है। जैसे एक भूभाग में छोड़ दिया था वैसे नहीं करूंगा, यहां पे बताऊंगा, एकदम प्रॉपर बताऊंगा, ध्यान रखिएगा। तो पहले लिखते हैं, यह सुपर एनस शब्द से निकला है, सॉवरेंटी, ठीक है। सॉवरेंटी शब्द किससे निकला है, सुपर एनस। यह सुपर एनस शब्द से निकला है, जो लैटिन भाषा का शब्द है। अब आइए सुपर एनस को दो भागों में विभक्त करते हैं, तोड़ते हैं। सुपर एनस, ठीक है। अब इसको दो भागों में तोड़िए। पहला होगा क्या, सुपर, और दूसरा मेरे साथियों क्या होगा, एनस, ANUS। यदि सुपर का अर्थ देखेंगे तो सुपर का अर्थ होगा सर्वोच्च, इसका अर्थ क्या होगा, सर्वोच्च। और एनस का यदि आप अर्थ देखते हैं तो इसका अर्थ होता है सत्ता या शक्ति। क्या होगा, सत्ता या शक्ति। और दोनों का यदि आप अर्थ मिला दें, ठीक है, सुपर का भी अर्थ देखें और एनस का अर्थ मिला दें, तो इसका अर्थ क्या निकलेगा, सर्वोच्च सत्ता या शक्ति, सर्वोच्च सत्ता या शक्ति, यह ध्यान में रखिएगा। तो यदि आपसे कोई पूछे कि संप्रभुता का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो सर्वोच्च सत्ता या शक्ति।
तो पहले इस पॉइंट को लिख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। संप्रभुता का शाब्दिक अर्थ सर्वोच्च सत्ता या शक्ति होता है। पहला पॉइंट यह हो जाएगा, शक्ति होता है। मेरे साथियों, अब जो पॉइंट मैं लिखवाऊंगा यहीं से प्रश्न बनने की संभावना 100% नहीं 200% बढ़ जाता है। पूछता क्या है कि राज्य का प्राण किसे कहते हैं? तो मेरे साथियों, राज्य का प्राण संप्रभुता या सॉवरेंटी को कहा जाता है। ठीक है, कहा जाता है कि जो शरीर में जो प्राण का कार्य होता है, ठीक है, यदि मान लीजिए मेरा शरीर है और प्राण ही मेरे शरीर से निकल जाए तो इस शरीर का कोई अस्तित्व तो बचेगा? नहीं बचेगा। मान लीजिए आप मेरे क्लास को देख रहे हैं और आपके मेरा क्लास देखते देखते, भगवान ना करे कभी ऐसा हो, यदि आपका प्राण निकल गया तब भी मेरे क्लास देखेंगे? तो नहीं देख सकते हैं, क्योंकि आप क्या हो जाएंगे, अचेत होकर गिर जाएंगे। ठीक है, प्राण निकल गया मतलब इस शरीर का कोई अस्तित्व नहीं बचा। उसी तरह संप्रभुता यदि राज्य से निकल जाता है तो राज्य का कोई अस्तित्व नहीं बचेगा, क्योंकि वह राज्य नहीं कहला सकता है। इसीलिए संप्रभुता को राज्य का प्राण कहा जाता है। यह पॉइंट और यह जो शब्द है, यह लेटर जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना 100% बढ़ जाता है। तो लिखते हैं इस पॉइंट को, लिखेगा संप्रभुता राज्य का एक अनिवार्य तत्व है। एक अनिवार्य तत्व है। शरीर में जो स्थान प्राण का होता है, ये ध्यान रखिएगा छोटा हो गया है, प्राण का होता है। शरीर में जो स्थान प्राण का होता है, राज्य में वही स्थान संप्रभुता का होता है। वही स्थान संप्रभुता का होता है। तो ध्यान रखिएगा, यह लाइन देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। संप्रभुता राज्य का अनिवार्य तत्व है। शरीर में जो स्थान प्राण का होता है, राज्य में वही स्थान संप्रभुता का होता है। अर्थात हमारे शरीर से यदि प्राण निकल जाता है तो हमारा इस शरीर का कोई अस्तित्व नहीं बचेगा। उसी तरह राज्य से यदि संप्रभुता निकल जाता है तो राज्य का अस्तित्व नहीं बचेगा। इसलिए संप्रभुता को राज्य का प्राण कहा जाता है। यह ध्यान में रखने वाली बात है। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। संप्रभुता मेरे साथियों, संप्रभुता का शाब्दिक अर्थ देखे हैं सर्वोच्च शक्ति। यदि यह किसी राज्य को मिल जाता है तो वह राज्य अपनी आंतरिक निर्णय और बाह्य निर्णय लेने में स्वतंत्र हो जाता है। तो भारत के पास संप्रभुता है तो भारत अपना आंतरिक निर्णय, मतलब भारत के अंदर जो निर्णय है वह लेने में स्वतंत्र है, जबकि बाह्य निर्णय लेने में भी स्वतंत्र है। अर्थात भारत के अंदर अर्थात 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश की बात कर रहा है।
यहाँ पे कैसी शासन व्यवस्था चलेगी, कैसा इसको रखेंगे हम, व्यवहार किस राज्य से कैसा करेंगे, यह सरकार का एकदम अधिकार होता है, वह निर्णय ले सकता है। जबकि बाह्य निर्णय, हमें पाकिस्तान से कैसी नीति रखना है, हमें पाकिस्तान से युद्ध लड़ना है कि नहीं लड़ना है, हमें अमेरिका का जो अभी डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ बढ़ाए हैं तो उनके साथ कैसे संबंध रखना है, यह निर्णय सरकार लेने का अधिकार होता है। किसके कारण? आपका संप्रभुता के कारण। संप्रभुता के कारण ही सरकार निर्णय ले सकती है कि अमेरिका के साथ, चीन के साथ, पाकिस्तान के साथ हमें कैसे संबंध रखना है। वह स्वतंत्र है, ठीक है, किसी के दबाव में नहीं है। तो यही भारत 1947 से पहले निर्णय नहीं ले सकती थी, 1947 के बाद भी निर्णय नहीं ले सकती थी। लेकिन जैसे ही 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ, उसी दिन से हमें संप्रभुता प्राप्त हुआ। और संप्रभुता जैसे ही प्राप्त हुआ, भारत के अंदर सरकार अपनी आंतरिक निर्णय और बाहरी निर्णय लेने में स्वतंत्र हो गई। तो एक पॉइंट और लिख लेते हैं मेरे साथियों, ध्यान रखिएगा। अभी और समझेंगे कि क्या संप्रभुता है। अभी तो संप्रभुता में और पॉइंट है जो मैं लिखवा रहा हूँ, इसे फिर समझा दूंगा आपको, क्योंकि यह मेन है। संप्रभुता यदि आप समझ जाते हैं तो राज्य को ऑटोमेटिक समझ जाएंगे। तो लिखिएगा, संप्रभुता राज्य का, संप्रभुता राज्य का वह सर्वोच्च शक्ति है, वह सर्वोच्च शक्ति है जिसके आधार पर राज्य अपनी आंतरिक निर्णय और बाह्य मतलब राज्य से बाहर, और बाह्य निर्णय लेने में स्वतंत्र होता है। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा, संप्रभुता से ही राज्य को एक अधिकार मिलता है। वह अधिकार क्या मिलता है? वह आंतरिक निर्णय और बाह्य निर्णय लेने में क्या होता है? स्वतंत्र हो जाता है। तो भारत राज्य के पास संप्रभुता है, इसलिए भारत जो राज्य है वह आंतरिक निर्णय भी ले सकती है और बाह्य निर्णय भी ले सकती है। तो मेरे साथियों, जो आपका संप्रभुता है उसको भी पढ़ लिए। अब आते हैं राज्य और देश में अंतर। राज्य और देश में क्या अंतर है उस पर चर्चा करते हैं, लेकिन उससे पहले इसको मिटा देते हैं। ठीक है, संप्रभुता को, राज्य का प्राण किसे कहते हैं? संप्रभुता को कहते हैं। यदि संप्रभुता नहीं रहता तो सरकार अपनी आंतरिक निर्णय और बाह्य निर्णय लेने में स्वतंत्र नहीं होती। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात को। अब आते हैं राज्य और देश में क्या अंतर होता है उस पर चर्चा करते हैं। पहले हेडिंग बना लें, राज्य और देश में अंतर। राज्य और देश में अंतर। ठीक है मेरे साथियों, जो राज्य है वह एक राजनीतिक अवधारणा है, जबकि देश एक भौगोलिक अवधारणा है। ठीक है, पहला पॉइंट तो यही आपका बन जाएगा कि राज्य एक राजनीतिक अवधारणा है, जबकि देश एक भौगोलिक अवधारणा है। राज्य सदैव स्वतंत्र होता है। ठीक है, राज्य जो होता है सदैव स्वतंत्र होता है, जबकि देश
स्वतंत्र या परतंत्र हो सकता है। स्वतंत्र का मतलब है आज़ादी और परतंत्र का मतलब है गुलामी। इसका उदाहरण मैं समझाऊंगा। तो राज्य जो है सदैव स्वतंत्र हो सकता है, जबकि देश स्वतंत्र या परतंत्र हो सकता है। ठीक है। बिना संप्रभुता का राज्य संभव नहीं है और देश जो है वह संप्रभुता सहित और संप्रभुता रहित हो सकता है। यह जो 3 पॉइंट है, यह 3 पॉइंट आपको जानना बहुत जरूरी है राज्य और देश के अंतर के लिहाज से। तो आइए एक एक पॉइंट पे लिखते भी चलते हैं और उसको दोबारा समझने का भी प्रयास करेंगे। तो पहला पॉइंट लिखिएगा, राज्य एक राजनीतिक अवधारणा है, या राजनीतिक लिख सकते हैं, राजनीतिक अवधारणा है, जबकि देश एक भौगोलिक अवधारणा है। ठीक है। तो राज्य कैसी अवधारणा है? राजनीतिक अवधारणा है। जबकि देश कैसे अवधारणा है? भौगोलिक अवधारणा है। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, दूसरा, राज्य सदैव स्वतंत्र होता है। यह ध्यान देने वाली बात है बाबू, मेरे भाई साहब, ध्यान देना आप लोग। राज्य सदैव क्या होता है? स्वतंत्र होता है, जबकि देश स्वतंत्र या परतंत्र हो सकता है। परतंत्र हो सकता है। तो देश जो है वह स्वतंत्र भी हो सकता है और परतंत्र भी। मतलब स्वतंत्र का मतलब होता है आजाद और परतंत्र का मतलब होता है गुलाम। गुलामी में भी हो सकता है और आज़ादी में भी हो सकता है, लेकिन राज्य जो है वह सदैव क्या रहेगा? स्वतंत्र रहेगा। ठीक है। एक पॉइंट और लिखते हैं, तब इसे और अच्छे ढंग से समझने का प्रयास करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ उदाहरण में भारत, फिर इसे समझेंगे कि क्यों भारत यहाँ पे लिखा हूँ। ठीक है। क्योंकि राज्य सदैव स्वतंत्र है, जबकि देश सदैव स्वतंत्र या परतंत्र हो सकता है। इसका सबसे जबरदस्त उदाहरण भारत है। समझाऊंगा थोड़ा सा, मैं इस एक पॉइंट और लिख लूँ तब इसे समझने का प्रयास करते हैं मेरे साथियों। एक पॉइंट और लिखिएगा, बिना संप्रभुता राज्य नहीं हो सकता। जबकि देश संप्रभुता सहित या संप्रभुता रहित हो सकता है। हो सकता है। इसका भी उदाहरण क्या हो जाएगा? भारत। अब आइए समझने का प्रयास करते हैं। उदाहरण पे लिख लेते हैं भारत।
ठीक है, अब आइए इस 3 पॉइंट को पहले समझने का प्रयास करते हैं। राज्य एक राजनीतिक अवधारणा है, जबकि देश एक भौगोलिक अवधारणा है। इसमें कोई टेंशन नहीं होगा आपको, यह आसानी से समझ जाएंगे कि राज्य के लिए राजनीतिक, ठीक है, या अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बात कर रहे हैं। पीछे देखे हैं अवधारणा में, राज्य की अवधारणा में देखें ना कि एक संवैधानिक अवधारणा है और एक अंतर्राष्ट्रीय अवधारणा है। और अंतर्राष्ट्रीय अवधारणा में राज्य बनने के लिए 4 तत्व चाहिए। 4 तत्व रहता है तो आप राज्य कहलाएंगे, अन्यथा राज्य नहीं कहलाएंगे। तो राज्य एक राजनीतिक अवधारणा है, जबकि देश एक भौगोलिक अवधारणा है। राज्य जो है सदैव स्वतंत्र रहेगा, जबकि देश स्वतंत्र या परतंत्र हो सकता है। यह लाइन आपको समझ में नहीं आया होगा, तो आइए समझते हैं। मेरे साथियों, राज्य बनने के लिए 4 तत्वों का होना जरूरी है। एक तो बोलता है प्रांत का, एक सॉरी भाई ध्यान रखिएगा, यह मिस्टेक हो गया मुझसे। एक तो कहता है कि जनसंख्या होना चाहिए, ठीक है, और दूसरा कहता है कि आपका भूभाग होना चाहिए, ठीक, और तीसरा कहता है आपका कि सरकार होना चाहिए, और चौथा कहता है कि संप्रभुता होना चाहिए। और अभी हम देखें कि संप्रभुता को राज्य का प्राण कहा जाता है, ठीक है। यदि हम बात करें राज्य, तो भारत के पास यह चारों हैं, ठीक है, यह चारों हैं। लेकिन मेरे साथियों, यदि हम बात करें 1947 और 1947 में हम 15 अगस्त की बात करते हैं, तो 15 अगस्त से पहले अर्थात 14 अगस्त को भारत गुलाम था। क्या था? भारत गुलाम था। 14 अगस्त 1947 को भारत गुलाम था और भारत को आज़ादी कब मिली? 15 अगस्त 1947 को भारत को आज़ादी मिले और 16 अगस्त को भारत क्या हो गया? थोड़ा सा आज़ाद हो गया, लेकिन भारत का संविधान नहीं बना था। आज़ाद तो 15 अगस्त 1947 को ही हो गया था। इसको मिटा देता हूँ, 2 ही से समझ लेंगे हम। तो पहले की बात करता है तो आज़ाद क्यों नहीं था? क्योंकि भारत पे जिसका शासन चलता था वह था ब्रिटेन की सरकार का। भारत का कोई कानून नहीं था, इसलिए भारत के पास क्या नहीं था? संप्रभुता नहीं था। तो भारत क्या था? गुलाम था। तो गुलाम होते हुए भी भारत एक क्या था? देश था। तो 1947 अर्थात 14 अगस्त 1947 को भारत गुलाम था और गुलामी में भारत पर अधिकार किसका था? ब्रिटेन की सरकार का था। तो यहाँ पे भारत जो देश था, ठीक है, जो भारत देश था, ठीक है भाई, यह ध्यान रखिएगा, जो भारत देश था वह क्या था? परतंत्र था। वह क्या था? परतंत्र था। और 15 अगस्त को जैसे ही हमें आज़ादी मिली तो हम क्या हो गए? भारत देश क्या हो गया? स्वतंत्र हो गया। भारत देश क्या हो गया? स्वतंत्र हो गया। लेकिन फिर भी हमें संप्रभुता नहीं था, ठीक है ना। यह हमें स्वतंत्रता कब मिला? जैसे ही हम 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान पूरे देश में क्या हुआ? लागू हुआ। वैसे ही हमें एक तत्व मिला जिसे हम कहते हैं संप्रभुता। और जैसे ही संप्रभुता मिली, हमारे भारत के पास जनसंख्या था, हमारे भारत के पास भूभाग था, हमारे भारत के पास सरकार था। एक तत्व की कमी थी, संप्रभुता। और जैसे ही 26 जनवरी 1950 को भारत को संप्रभुता मिला, वैसे ही भारत राज्य बन गया। तो भारत वर्तमान में देश भी है और भारत वर्तमान में राज्य भी है। लेकिन राज्य बनने के लिए संप्रभुता का होना जरूरी है और स्वतंत्र होना भी जरूरी है। इसलिए राज्य सदैव स्वतंत्र होता है, जबकि देश स्वतंत्र या परतंत्र हो सकता है। अर्थात परतंत्र कहने का मतलब है कि 15 अगस्त से पहले 14 अगस्त 1947 को भारत देश था, लेकिन वह क्या था? गुलाम था। और जैसे ही 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ तो यह क्या बन गया? भारत देश बन गया। एक कैसा देश? परतंत्र से स्वतंत्र देश बन गया।
लेकिन भारत के पास अभी संप्रभुता नहीं थी। जैसे ही 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान पूरे देश में लागू हुआ, वैसे ही भारत को एक तत्व प्राप्त हुआ जिसे हम बोलते हैं संप्रभुता। और जैसे ही संप्रभुता मिला वैसे ही भारत क्या बन गया, राज्य बन गया। तो वह गुलामी नहीं था, यह ध्यान में रखिएगा। भारत पूरा आंतरिक निर्णय या बाह्य निर्णय लेने में स्वतंत्र था। इसलिए जो राज्य होता है वह सदैव स्वतंत्र होता है, जबकि देश स्वतंत्र या परतंत्र हो सकता है। और इसका सही सबसे जबरदस्त उदाहरण कौन सा हो जाएगा, भारत का हो जाएगा। तो बिना संप्रभुता राज्य नहीं हो सकता है, अभी मैंने बताया हूं मेरे भाई, ये ध्यान में रखिएगा। जबकि देश जो है वह संप्रभुता सहित भी हो सकता है और संप्रभुता रहित भी हो सकता है। और इसका भी जीता जागता उदाहरण कौन सा देश है, भारत देश है। भारत 1947 15 अगस्त 1947 से पहले क्या था, गुलाम था, तब भी देश था। और 15 अगस्त 1947 के बाद भारत ही देश था, लेकिन परतंत्र से क्या था, स्वतंत्र हो गया था। ठीक है, ध्यान में रखिएगा इस बात को। तो राज्य और देश में जो अंतर है वह देख लिए। एक आध पॉइंट इसमें और लिख लीजिएगा आसानी से समझने के लिए। ठीक है, लिख लीजिएगा। जो अभी मैं बोला हूँ उसको लिखवा लेता हूँ। यहाँ पे अभी एक राज्य है, देख सकते हैं, बलूचिस्तान। बलूचिस्तान एक प्रांत का पाकिस्तान का एक प्रांत है। वह आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा है। वह प्रांत जो है वो कहता है कि मैं पाकिस्तान में नहीं रहूँगा। पाकिस्तान का जो कल्चर है मुझे वो भाता होता नहीं है। और वह ऑपरेशन जब सिंदूर हो रहा था उस समय देख रहे होंगे, बलूचिस्तान एक स्वतंत्र देश की घोषणा की थी। लेकिन यह सही थोड़ा सा नहीं लगता है, क्योंकि अभी भी पाकिस्तान का अधिकार अभी बलूचिस्तान पे है। लेकिन लड़ाई बलूचिस्तान बार बार लड़ रहा है कि हम आपके देश में नहीं रहेंगे, यहाँ एक हम अलग सा देश बनाएंगे। ठीक है, तो हो सकता है कि जैसे ही स्वतंत्र हो, ठीक है, 15 अगस्त के बाद हम क्या हो गए थे, 15 अगस्त 1947 के बाद भारत स्वतंत्र हो गया था, लेकिन भारत का कोई कानून नहीं था। तो हो सकता है कि बलूचिस्तान आने वाले समय में स्वतंत्र हो जाए। तो जैसे ही स्वतंत्र होगा वैसे ही देश बन जाएगा। और जैसे ही वह अपना संविधान बना देगा, अपना कानून बना लेगा और अपनी आंतरिक और बाह्य निर्णय लेने में स्वतंत्र हो जाएगा, वैसे ही बलूचिस्तान क्या हो जाएगा, आपका एक राज्य बन जाएगा। ठीक है, तो बलूचिस्तान भी एक उदाहरण यहाँ पे देख सकते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा। 15 अगस्त 1947 से पहले 15 अगस्त 1947 से पहले भारत पर ब्रिटिश सरकार शासन कर रही थी। ठीक है, तो भारत पे 15 अगस्त 1947 के पहले भारत पे जो शासन कर रहा था वह कहाँ की सरकार कर रही थी, ब्रिटिश सरकार कर रही थी। लेकिन 15 अगस्त, पांचवा पॉइंट, 15 अगस्त 1947 से, ठीक है, से 25 जनवरी 1950, यह देखिए, यह डेट मैं इसलिए लिखवाया हूँ क्योंकि 15 अगस्त 1947 को भारत के जो ब्रिटिश भारत था वह दो भागों में विभक्त हो गया। एक बन गया आपका पाकिस्तान और एक बन गया भारत। तो 15 अगस्त 1947 को भारत क्या हो गया, स्वतंत्र हो गया। ठीक है, तो भारत को स्वतंत्र जैसे हुआ कुछ हमें अधिकार मिले। अधिकार यह मिला कि कैबिनेट मिशन 1946 के तहत एक संविधान सभा का गठन किया गया था और भारतीयों को यह अधिकार दिया गया था कि आप लोग, कुछ विद्वान लोग बैठकर अपना देश के लिए संविधान का निर्माण कर सकें। तो हम अपना संविधान का निर्माण करना स्टार्ट कर दिए थे। तो वैसे ही जैसे हमें आज़ादी मिला, ठीक है, और 25 जनवरी 1950 तक भारत क्या था,
एक डोमिनियन स्टेट या अधिराज्य था। डोमिनियन स्टेट या अधिराज्य कहने का मतलब यह है कि कोई ऐसा देश जो पूर्ण रूप से अधिकार उसी का अधिकार ना हो, कुछ अधिकार दूसरे का भी हो, ठीक है, वैसे देश को हम डोमिनियन स्टेट कहते हैं। तो भारत जो था 15 अगस्त के बाद स्वतंत्रता तो मिल चुकी थी, लेकिन कुछ ऐसे कानून थे जो ब्रिटिशों का कानून अभी भी भारत पे लागू था। और वह कब तक लागू था? तो 25 जनवरी 1950 तक लागू था, क्योंकि 26 जनवरी 1950 को जैसे ही हमारा संविधान पूरे देश में लागू हो गया, वैसे ही ब्रिटिश जो कानून था वह भी समाप्त हो गए। ठीक है, ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा, जैसे ही समाप्त होगा वैसे ही संप्रभुता मिल गई। तो हम जो डोमिनियन स्टेट कहें या अधिराज्य कहें तो अधि हट गया, और वैसे ही 26 जनवरी 1950 को भारत अधिराज्य से सीधे क्या बन गया? राज्य बन गया। यह पॉइंट पहले लिख लीजिएगा, तब और आपको समझ में आ जाएगा। 15 अगस्त 1947 से 25 जनवरी 1950 तक भारत एक डोमिनियन स्टेट या अधिराज्य था। अधिराज्य था, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, 26 जनवरी 1950 को 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ। भारत डोमिनियन स्टेट या अधिराज्य से भारत डोमिनियन स्टेट या अधिराज्य से राज्य बन गया। तो पहले जो अधि होता था, आधा राज्य आधा राज्य नहीं, वह क्या हो गया? डोमिनियन स्टेट या अधिराज्य से राज्य बन गया। क्योंकि भारत आंतरिक निर्णय और बाह्य निर्णय लेने में स्वतंत्र हो गया। क्योंकि भारत को जैसे ही यदि अपना संविधान लागू किया तो भारत को क्या मिला? संप्रभुता मिला। और संप्रभुता जैसे ही मिला, 3 तत्व पहले से थे, एक तत्व 26 जनवरी 1950 को मिला, तो भारत पूर्णतः एक क्या बन गया? राज्य बन गया। लेकिन 26 जनवरी 1950 से पहले भारत एक क्या था मेरे साथियों? डोमिनियन स्टेट था। तो 15 अगस्त 1947 से लेकर 25 जनवरी 1950 तक भारत एक डोमिनियन स्टेट था। और 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान जैसे ही लागू हुआ, भारत एक क्या बन गया? राज्य बन गया। क्यों राज्य बन गया? क्योंकि भारत को संप्रभुता प्राप्त हुआ, और जैसे ही संप्रभुता प्राप्त हुआ, भारत अपनी आंतरिक निर्णय और बाह्य निर्णय लेने में सक्षम हो गए। तो ये ध्यान में रखिएगा। यह क्या हम देखे हैं? राज्य और देश में अंतर देख लीजिए। अब आइए देखते हैं राज्य और प्रांत में अंतर। इसमें देखेंगे कि आपका जो राज्य है, भारत एक राज्य है, जबकि उत्तर प्रदेश, बिहार आपके यह प्रांत हैं। यह क्यों प्रांत हैं, आइए देखते हैं। ठीक है, व्यवहार में तो हम बोलते हैं कि उत्तर प्रदेश राज्य है, जबकि भारत एक देश है। लेकिन संविधान की दृष्टि से उत्तर प्रदेश, बिहार, ठीक है, पश्चिम बंगाल,
आपका मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, कर्नाटक, केरल, गोवा, ठीक है, तमिलनाडु, ये सभी क्या हैं? प्रांत हैं। तो पहले हेडिंग डाल लेते हैं, राज्य और प्रांत में अंतर लिखते हैं। राज्य और प्रांत में अंतर, राज्य और प्रांत में अंतर, यह ध्यान रखिएगा, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ से सवाल बन सकता है, ठीक है। राज्य और प्रांत, मेरे साथियों, राज्य बनने के लिए आपको 4 तत्वों की आवश्यकता होती है। कितने तत्व? 4 तत्व, ठीक है। जबकि प्रांत में कुछ तत्वों की कमी हो जाती है। अब देखते हैं वह कितने तत्व हैं, ठीक है। तो यहाँ पे तत्व नहीं लिख रहे हैं, बाद में मैं लिख दूंगा। पहला है जनसंख्या। यदि मैं यहाँ पे उदाहरण ले लूँ, यहाँ पे भारत लिख दे रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि भारत एक क्या है? राज्य है। अभी इतना मैं पढ़ाया हूँ और बताया क्या हूँ आपको कि भारत एक राज्य है। जबकि मैं यहाँ पे उत्तर प्रदेश लिख दे रहा हूँ, ठीक है। तो भारत बनने के लिए पहला क्या होना चाहिए? राज्य बनने के लिए जनसंख्या होना चाहिए, जनसंख्या, ठीक है, जनसंख्या। क्या यदि मैं बोलूं कि उत्तर प्रदेश के पास यूपी के पास आपका जनसंख्या है, तो कहेंगे कि हाँ सर, इतना जनसंख्या है कि एक तोड़ के देश बना सकते हैं, ठीक है। तो जनसंख्या है उत्तर प्रदेश के पास। दूसरा, यदि हम बात करें भूभाग, तो भारत के पास भूभाग है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। उसी प्रकार उत्तर प्रदेश के पास भी भूभाग है, और यह भूभाग में पूरे राज्य में चौथा स्थान पे आता है, पूरे प्रांत में चौथे स्थान पे आता है, चौथे स्थान पे आता है। जबकि तीसरे पे है सरकार। तो सरकार की हम बात करें तो हम यदि कहेंगे कि सरकार है, तो भारत के स्तर पे भी सरकार है वर्तमान में। क्या उत्तर प्रदेश में सरकार है? तो बिल्कुल है, उत्तर प्रदेश में भी सरकार है, ठीक है। चौथा इसमें है संप्रभुता। संप्रभुता, क्या यह भारत के पास है? तो बिल्कुल है, संप्रभुता है। क्यों है? क्योंकि भारत अपनी आंतरिक निर्णय और बाह्य निर्णय लेने में क्या सक्षम है? तो बिल्कुल है, ले सकती है। जबकि संप्रभुता क्या उत्तर प्रदेश के पास है? तो नहीं है। यही एक नहीं पॉइंट है मेरे भाई, इसीलिए संप्रभुता को राज्य का प्राण कहा जाता है, ठीक है, यह ध्यान में रखिएगा। उत्तर प्रदेश के पास या मध्य प्रदेश के पास या गुजरात के पास, चंडीगढ़ के पास, आपका हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, आप लद्दाख के पास कर सकते हैं, बिहार के पास, सिक्किम के पास, किसी भी राज्य, किसी भी केंद्र शासित प्रदेश के पास क्या नहीं है? संप्रभुता नहीं है। इसीलिए वह राज्य की श्रेणी में नहीं आ सकते हैं, ठीक है। संप्रभुता किसके पास है? भारत के पास है। और जैसे ही संप्रभुता मिला, वैसे ही भारत अपनी आंतरिक निर्णय और बाह्य निर्णय लेने में क्या है? स्वतंत्र है, ठीक है। जबकि उत्तर प्रदेश के पास संप्रभुता नहीं है। वह उत्तर प्रदेश की जो सरकार है, ओनली उत्तर प्रदेश के अंदर ही अपना निर्णय ले सकती है, लेकिन यदि चाहे तो उस निर्णय को भारत सरकार बदल सकता है। पावर होता है, इतना पावर होता है भाई, ठीक है। उत्तर प्रदेश की सरकार बिहार में निर्णय नहीं ले सकती है, बिहार की सरकार जाके महाराष्ट्र में निर्णय नहीं ले सकती है। लेकिन यदि भारत सरकार है और महाराष्ट्र में कोई निर्णय लेना चाहता है तो निर्णय ले सकता है। क्यों? क्योंकि उसके पास संप्रभुता है। कहीं भी 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश में किसी भी प्रदेश में वह निर्णय ले सकता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। बार बार मैं प्रदेश बोल रहा हूं, लेकिन प्रांत जानिएगा। तो इसलिए भारत एक क्या है? भारत एक, लिख लीजिएगा, भारत एक राज्य है। और कौन कौन से राज्य है? तो पाकिस्तान भी राज्य हो जाएगा, बांग्लादेश भी राज्य हो जाएगा, चाइना भी राज्य हो जाएगा, नेपाल भी राज्य हो जाएगा, ठीक है, अमेरिका भी, यूएसए भी राज्य हो जाएगा। जितने हैं ये सभी क्या हैं? राज्य हैं। और
उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश कहिए, मध्य प्रदेश कहिए, हिमाचल प्रदेश कहिए, या छत्तीसगढ़ कहिए, ठीक है, या बिहार कहिए, आप कुछ भी उदाहरण ले सकते हैं। यह सभी किसके अंतर्गत आएंगे? प्रांत के अंतर्गत आएंगे। क्यों आएंगे? क्योंकि इनके पास संप्रभुता नहीं है। तो नोट करके लिख लीजिएगा, एक पॉइंट लिख लीजिएगा, प्रांत के पास, प्रांत के पास संप्रभुता का अभाव है। प्रांत के पास संप्रभुता, ठीक है, प्रांत के पास संप्रभुता का अभाव है, अभाव है। यह ध्यान में रखिएगा। यदि संप्रभुता मिल गया तो उत्तर प्रदेश भी क्या हो जाएगा? राज्य हो जाएगा। मध्य प्रदेश भी क्या हो जाएगा? राज्य हो जाएगा, क्योंकि 3 तो तत्व पहले से ही थे, एक ही तत्व की कमी है, ठीक है। यदि इन तीनों तत्वों में से, जैसे देख लीजिए, यदि हम एक और उदाहरण दे रहे हैं आपको, जैसे तिब्बत, दलाई लामा, आप सुने होंगे कि दलाई लामा हिमाचल प्रदेश में आके रहते हैं, ठीक है। उनकी एक जनसंख्या भी है, ठीक है, उनकी एक जनसंख्या भी है। उनके पास क्या है? सरकार भी है, ठीक है, उनके पास सरकार भी है। लेकिन उनके पास 2 तत्व नहीं है। एक तो उनके पास संप्रभुता उनको नहीं दिया गया है, ठीक है, और उनके पास क्या है? भूभाग नहीं है। तो हो सकता है कि ऐसे कई जगह हैं जहाँ पे कुछ लोगों को संप्रभुता नहीं मिले, किसी को 2 तत्व ना हो, किसी को 1 तत्व ना हो, कुछ ऐसा ही। जब तक 4 तत्व नहीं मिलेंगे तब तक राज्य की श्रेणी के अंतर्गत नहीं आएंगे, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे चर्चा करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है राष्ट्र किसे कहते हैं, ठीक है। तो हम राज्य क्या होता है उस पर चर्चा कर लिए। राज्य क्या अवधारणा? राज्य के लिए 4 तत्व। सरकार क्या होता है? सरकार के अंग। राज्य, सरकार और राज्य में अंतर देख लिए, संप्रभुता देख लिए, राज्य और देश में अंतर देख लिए, राज्य और प्रांत में अंतर देख लिए। अब आते हैं राष्ट्र किसे कहते हैं, ठीक है। तो राष्ट्र देखिए, राष्ट्र को इंग्लिश में नेशन कहा जाता है, ठीक है, नेशन। मेरे साथियों, यह एक बहुत ही गंभीर मुद्दा है। क्या भारत एक राष्ट्र है? यह बहुत ही गंभीर मुद्दा है। पहले देखिए, राष्ट्र किसे कहते हैं? जहाँ पे सभी एक परिवार के जैसे रहें। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हम सब हैं भाई भाई, ठीक है। जब तक यह नारा प्रत्येक व्यक्ति के मन में नहीं रहेगा तब तक वह देश या वह राज्य राष्ट्र नहीं हो सकता है, ठीक है। यह ध्यान में रखने वाली बात है। यदि भारत के लोग, भारत एक क्या है? राज्य है, और प्रत्येक राज्य के लोग जब तक यह नारा नहीं लगाएं कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हम सब हैं भाई भाई, तब तक ऐसा नहीं हो सकता है। मान लीजिए एक ऐसा ही देश है जहाँ पे सिर्फ ईसाई रहते हैं और वह कहें कि हम सभी ईसाई भाई भाई हैं, सभी माताएं बहनें बहनें हैं, वह राज्य राष्ट्र बन सकता है। तो भावनात्मक लगाव होना चाहिए। राष्ट्र बनने के लिए क्या होना चाहिए? भावनात्मक लगाव होना चाहिए। यदि आपके पास राज्य भी नहीं है और आपके मध्य भावनात्मक लगाव हैं, तब भी राष्ट्र का निर्माण किया जा सकता है। आइए देखते हैं। पहले कुछ पॉइंट इसमें लिखते हैं, ठीक है। लोगों के मध्य भावनात्मक लगाव हो, भावनात्मक लगाव हो, ठीक है। मतलब देश प्रेम हो। यदि हम बात करें देश प्रेम की, ठीक है, देश प्रेम की, मैं अभी एक नारा बताया हूँ, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हम सब हैं भाई भाई। हो सकता है, मान लीजिए एक परिवार, एक आपका परिवार है, एक छोटा सा परिवार, 10 लोगों का परिवार है, और 10 लोग परिवार में यदि आपसे पूछे कि आप उनसे प्यार करते हैं? यस, मैं करता हूँ। 200 लोग से पूछे क्या आप 9 लोगों से प्यार करते हैं? तो वह कहा कि हाँ, और बारी बारी से
प्रत्येक व्यक्ति से पूछें कि आप क्या एकजुट हैं, और सभी लोग कह दिए कि हाँ मैं सबसे प्यार करता हूँ, तो वह जो परिवार है वही एक राष्ट्र है, यही समझिएगा आप। तो क्या होना चाहिए, लोगों के मध्य भावनात्मक लगाव का होना जरूरी है, देश प्रेम का होना जरूरी है, या देश प्रेम नहीं कह सकते हैं तो ओनली क्या कह सकते हैं, प्रेम का होना जरूरी है। यह प्रेम बहुत मायने रखता है राष्ट्र बनने के लिए, ठीक है। यह राष्ट्र बनने के लिए प्रेम का होना जरूरी है, यदि प्रेम नहीं तो राष्ट्र नहीं, यह ध्यान में रखिएगा। इसलिए यह मुद्दा बहुत बड़ा गंभीर हो जाता है, क्या भारत एक राष्ट्र है या ओनली राज्य है, यह मैं आपके विवेक पे छोड़ता हूँ, ठीक है। लेकिन राष्ट्र और राज्य में क्या अंतर है, कौन राज्य है, कौन सा देश राज्य है, कौन सा देश राज्य नहीं है, इस पे तो हम लोग चर्चा कर लिए हैं। लेकिन कौन सा राज्य राष्ट्र है, कौन सा राज्य राष्ट्र नहीं है, या इसके कितने कैटेगरी हो सकते हैं, आइए उस पर चर्चा करते हैं। मेरे साथियों, वर्तमान में यदि हम बात करें, विश्व में कुल देशों की संख्या 195 है। तो कुल कितने देश हैं, 195। अभी राज्य समझ रहे हैं ना, तो यहाँ पे राज्य ही लिख दे रहे हैं, कितने राज्य हैं, कुल कितने राज्य हैं या देश हैं, तो 195 राज्य हैं या देश हैं, यह समझने का प्रयास करिएगा। तो एक तो हो सकता है यह नेशन, ठीक है, और स्टेट। आइए समझते हैं इसको। स्टेट हो सकता है कि वन नेशन वन स्टेट, जो राज्य है वही राष्ट्र है। इसका जीता जागता उदाहरण हमें जापान मिलता है, ठीक है। जापानियों से पूछेंगे तो वह कहेंगे कि हम एक ही मानते हैं, ठीक है। वह एक कल्चर को मानते हैं और कहते हैं हम सभी जापानी हैं, कोई इसमें किसी का द्वेष भावना नहीं है, ठीक है। जहाँ पे प्रेम होगा वही राष्ट्र बनेगा। तो जापान के लोग से पूछेंगे कि कहाँ के हो भाई, जापानी 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 करेगा, ठीक है। तो जो राष्ट्र है 195 देशों या राज्यों में से जो स्टेट है, वन नेशन वन स्टेट, वह इसका उदाहरण क्या मिलेगा, जापान मिलेगा, ठीक है। अब आते हैं कुछ दूसरे पॉइंट पे। यह पहला, दूसरा देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे स्टेट हैं जो आपके नेशन नहीं हैं, ठीक है, जो नेशन नहीं है बट क्या है, स्टेट हैं 195। यदि आप राज्य या देश की बात करें, राज्य या देश की बात करें मेरे साथियों, तो उसमें से 180 देश, ठीक है, आपके मिलेंगे जो नेशन नहीं है, केवल क्या हैं, स्टेट हैं। उनमें से आप देख सकते हैं जैसे यूएसए आपका क्या है, नेशन नहीं है, स्टेट है। आपका कनाडा, यह क्या है, नेशन नहीं है, स्टेट है। ऑस्ट्रेलिया क्या है, नेशन नहीं है, क्या है, स्टेट है। जर्मनी का नाम सुने होंगे, नेशन नहीं है, क्या, स्टेट है। आप फ्रांस का नाम सुने होंगे, फ्रांस क्या है, नेशन नहीं, स्टेट है। ऐसे आपके सैकड़ों उदाहरण मिल जाएंगे जो नेशन नहीं है लेकिन स्टेट हैं, क्योंकि यहाँ के लोगों में भावनात्मक जुड़ाव नहीं है, प्रेम नहीं है। और जहाँ पे प्रेम नहीं वहाँ पे नेशन नहीं हो सकता है, ठीक है। प्रेम का होना जरूरी है, यदि प्रेम नहीं तो नेशन नहीं। अब आते हैं तीसरा उदाहरण देखते हैं। नेशन तो है प्लस स्टेट नहीं है। अब यह कहेंगे कि यह कैसे संभव है कि स्टेट नहीं है जबकि नेशन है, नेशन है जबकि स्टेट नहीं है। यह ध्यान में रखिएगा। मैं दूसरे इसको स्केल से वह कर देता हूँ, स्केल से, ठीक है। नेशन है पर स्टेट नहीं है, इसका जीता जागता उदाहरण है ISIS। यह एक आतंकी संगठन है और यह कहीं स्टेट नहीं है, ठीक है, यह कहीं स्टेट नहीं है, लेकिन भावनात्मक जुड़ाव होता है उनमें। क्या है, भावनात्मक जुड़ाव है। जैसे किसी ISIS से पूछेंगे, आतंकवादियों से, तो उन लोगों को कुछ नहीं आएगा, लेकिन उन चूतियों को यह आता है कि हमको कश्मीर चाहिए। उन लोग से पूछेंगे ना कि कश्मीर कहाँ है, तो वो सब बताएंगे नहीं पाएंगे, लेकिन उन लोग को कश्मीर चाहिए।
तो नेशन बनने के लिए किसी स्थान का पार्टिकुलर जगह का होना जरूरी नहीं है। नेशन होने के लिए मेरे साथियों लगाव का होना जरूरी है, प्रेम का होना जरूरी है। या एक सीधे बोलेंगे, नारा देंगे और नारा बोल के बम तोड़ देंगे, ये आप लोग में नहीं हो सकता है। एक जीता जागता उदाहरण इनका है ISIS। ऐसे तमाम आतंकी संगठन होते हैं जो कोई मांग रखते हैं अपना, ठीक है ना। तो आतंकियों का संगठन होता है जो एक मांग रखते हैं या एक जगह को पार्टिकुलर कहते हैं कि या किसी मुद्दे को लेकर कहते हैं कि हिंदू ही हमारा सबसे बड़ा विरोधी है तो हिंदू को ही मारेंगे, ठीक है। या हो सकता है कि मुसलमान ही हमारा विरोधी है, मुसलमानों को ही मारेंगे, ईसाई हमारे विरोधी, ईसाई को ही मारेंगे। तो इनका एक किसी विषय को लेकर बहुत ज़्यादा मन में गलतफहमी होता है, ठीक है, और उनके मध्य एक बहुत ही बड़ा लगाव होता है। तो वैसे व्यक्तियों का जो एक लगाव होता है उसको भी नेशन कहते हैं। और उसका जीता जागता उदाहरण कौन सा है? आपका ISIS है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब आते हैं दूसरे नेक्स्ट आपका, तो नेशन हो गया, नेशन और स्टेट। स्टेट यहाँ पे वन नेशन टू स्टेट, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। जैसे एक नेशन हो और 2 स्टेट हो, ठीक है। इसमें हम देखेंगे उत्तर कोरिया, उत्तर कोरिया, इसका उदाहरण देख लीजिएगा। उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया, उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया। अब इनसे 2 स्टेट हैं, उत्तर कोरिया एक अलग देश है, दक्षिण कोरिया एक अलग देश है, लेकिन नेशन एक ही है। यदि इनसे पूछेंगे कि आप कहाँ के हैं तो यह सीधे कहते हैं हम कोरिया के हैं, ठीक है। यह उत्तर दक्षिण नहीं करते हैं, यह सीधे कहाँ बोलते हैं हम कोरिया के हैं। पांचवा देख लीजिएगा, पांचवा नेशन, नेशन और स्टेट, नेशन और स्टेट। 2 नेशन 1 स्टेट। 1 स्टेट का उदाहरण देख लीजिएगा श्रीलंका, श्रीलंका इसका जीता जागता उदाहरण है। श्रीलंका एक आपका देश है, राज्य कह सकते हैं, लेकिन इनमें नॉर्थ और साउथ को लेकर नेशन है। जो नॉर्थ वाले होते हैं वह सीधे नहीं कहते हैं कि हम श्रीलंका के हैं, वह सीधे कहते हैं कि हम नॉर्थ के हैं, ठीक है। मतलब उनके अंदर कौन सा प्रेम है? नॉर्थ को लेकर प्रेम है। जबकि साउथ वाले कहते हैं कि हम साउथ प्रेमी हैं, उनको लेकर यह श्रीलंका के प्रेमी नहीं है, यह कहाँ के प्रेमी हैं? यह साउथ के प्रेमी हैं। तो मेरे साथियों, आज हमने राज्य क्या होता है, राज्य की अवधारणा क्या है, राज्य के लिए 4 तत्व क्या है, सरकार क्या है, सरकार के अंग क्या है, सरकार और राज्य में अंतर, संप्रभुता, राज्य और देश में अंतर, राज्य और प्रांत में अंतर, राज्य किसे कहते हैं, राज्य कौन सा राज्य राष्ट्र है, तो कौन सा राज्य में राष्ट्र बता चुका हूँ कि 195 देश या राज्य हैं, जिनमें से 180 ऐसे देश हैं जो नेशन नहीं हैं, और कुछ ऐसे हैं जो नेशन हैं, कुछ ऐसे हैं जो एक नेशन है 2 स्टेट है, कुछ ऐसे हैं जो 2 नेशन है 1 स्टेट है। इन सभी मुद्दों पे चर्चा कर चुके हैं। तो आज का वीडियो कैसा लगा? यदि अच्छा लगा होगा मेरे साथियों, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। लाइक तो एक तो बनता है, और जो मेरे साथी अभी इस चैनल पे नया है, मेरे साथियों निवेदन है, आग्रह है कि इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।